देखिएगा। आज हम एक वाइन वाइट क्वालिटी डेटा सेट वाइन क्वालिटी डेटा सेट ले रहे हैं वाइट वाइन का। इसमें सेपरेटर कॉमा की जगह सेमी कॉलन है, तो इसलिए ये लिखना पड़ेगा। डेटा सेट्स मैंने आप लोगों को शेयर करे हुए हैं पहले से। स्क्रिप्ट में आज शेयर कर दूंगा। यदि आप इस डेटा सेट को देखते हैं तो ये कुछ वेरिएबल्स दिए। फिक्स्ड एसिडिटी इन द वाइन, वोलेटाइल एसिडिटी कितनी है, साइट्रिक एसिड, रेसिडुअल शुगर, क्लोराइड्स, फ्री सल्फर डाइऑक्साइड, total sulfur dioxide density, pH value, sulfates, alcohol percentage and quality of wine। ये कुछ 12 वेरिएबल्स हैं और हमारे पास जो डेटा है 4898 ऑब्जर्वेशन है, मतलब सैंपल्स लिए गए हैं मार्केट्स। जैसे मैगी का हुआ था लेट के लिए, तो उसमें भी उन्होंने मार्केट से सैंपल लिए थे, फिर उसको टेस्ट किया था, उसमें कितना लेड है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू, है ना। और देखा यदि सिग्निफिकेंट है तो फिर उस पर एक्शन होगा, सिग्निफिकेंट नहीं है तो कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक। तो ये डेटा सेट है और सभी आप देखेंगे जितने भी कॉलम्स हैं सब न्यूमरिक है, कंटिन्यूअस है, कुछ एक को छोड़ के। जैसे यहाँ क्वालिटी देखें तो ये थोड़ा डिस्क्रीट सा लग रहा है हमें, कंटिन्यूअस नहीं है। कुछ क्वालिटीज है वाइन की 1 2 3 4 जो भी होगा। हम स्ट्रक्चर यदि देखते हैं तो यहाँ समझ में आ रहा है सब न्यूमरिक है, एक ही इंटीजर है और इंटीजर की पॉसिबिलिटी होती है कि वो डिस्क्रीट हो सकता है। ठीक है, बाकी तो कंटिन्यूस। अब हम देखें कि जो नल हाइपोथेसिस है वो हम ले रहे हैं। यहाँ पे एक गवर्नमेंट ने फिक्स्ड एसिडिटी डिसाइड कर रखी है, 6.10 होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट का पॉपुलेशन पैरामीटर। और हमने जो सैंपल कलेक्ट किए हैं 4898, हमें चेक करना है कि उसकी जो मीन फिक्स्ड एसिडिटी है वो 6.10 के इक्वल है कि नहीं है। इक्वल का मतलब कि डिफरेंस नॉट सिग्निफिकेंट है ना। डिफरेंस तो होगा, इक्वल तो होगा नहीं जो मीन आएगा सैंपल का हमारे पास। तो हम टी टेस्ट लगाएंगे, कंटिन्यूस डेटा है। तो टी डॉट टेस्ट ये फंक्शन है। इसमें हम पहला वेरिएबल जो हमारे पास है W इज द डेटा फ्रेम, डॉलर लगाएंगे और जो भी कॉलम है हमारा फिक्स एसिडिटी का हमने सिलेक्ट कर लिया। और गवर्नमेंट का हमें फिगर मालूम है कि भाई 6.10 पे वो पूछ रहा है। अब डिफॉल्ट में ये 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे होगा, मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे शो करता है। 99 पे करना हो तो कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको। मैं इसको रन करता हूँ तो ये रिजल्ट मुझे मिले। नीचे आप देख रहे हैं वन सैंपल टी टेस्ट डेटा बता रहा है ये फिक्स एसिडिटी है। टी वैल्यू 62.59 है ना, जो कि 1.96 से ज्यादा है। 1.96 जो होता है वो क्रिटिकल पॉइंट है हमारे लिए, 5% उससे ज्यादा है तो नेचुरली उससे ज्यादा है तो रिजेक्ट होगी नल हाइपोथेसिस। एक तो ये क्राइटेरिया हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होती है, तो ये 4898 -1।
पी वैल्यू देखिए आप, यहाँ बता ही रहा है कि बहुत नेग्लिजिबल है, 2.2 इंटू 10⁻⁻16। तो 2.2 डिवाइडेड बाय 10⁻16, तो आपके 15 जीरो आएंगे 2 के पहले। तो ये तो 0.05 0.01 से बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। तो जब 0.05 से कम होता है तो 95% पे वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। तो ये भी बता रहा है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। तो हमारा यहाँ भी कंफर्मेशन हो गया, यहाँ भी कंफर्मेशन हो गया। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया देखें, इंटरवल वाला। तो इसके बीच में जीरो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, जीरो नहीं आ रहा है। तो जीरो आ रहा होता तो सिग्निफिकेंट होता, नहीं नॉट सिग्निफिकेंट होता। जीरो नहीं आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट है ना। तो देयर इज नो जीरो। तो तीनों क्राइटेरिया से हमने देख लिया, हालांकि किसी एक से भी कंफर्म हो जाता है, पी वैल्यू से ही करते हैं। यहाँ अल्टरनेट हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ट्रू मीन इज नॉट इक्वल टू 6.1। ट्रू मीन यानी सैंपल मीन, ठीक है, वो 6.1 के इक्वल नहीं है। तो ठीक है, नल हाइपोथेसिस हो इक्वल टू ट्रू मीन इज इक्वल टू 6.1, सही बात। मीन ऑफ एक्स दिया हुआ है नीचे, तो So यहाँ पूरी पर हम्म सॉरी, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्यों बोल रहे हैं हम? उन्होंने दी है अल्टरनेटिव यहाँ पे। ओके। इसमें डिफॉल्ट में अल्टरनेटिव देते हैं ये लोग जो रिजल्ट में। ठीक है, सर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का यहाँ पे क्या मतलब है? डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होता है, जो इतना ऑब्जर्वेशन है उससे एक कम। अ, तो मतलब हमारा पॉपुलेशन, ऑब्जर्वेशन 4898 है हाँ, उससे एक कम होगा, एक्चुअली। है ना, ओके। उससे एंड एक कम। सॉरी सर, मेरे को टी का भी समझ नहीं आया। इसमें टी का मतलब क्या है? टी इज इक्वल टू 62 मतलब क्या है? टी स्केल पे इसको कन्वर्ट करके फिर ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग करी टी डिस्ट्रीब्यूशन पे। टी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास बहुत से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, हम्म। अलग अलग स्केल होते हैं उस हिसाब से, है ना। हम्म। तो लॉट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस वी हैव। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन पे अपन ने इसको किया है, देखिए मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा। कुछ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कुछ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो देखिएगा आप यहाँ फाइनाइट सपोर्टेड बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर रेडमेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, बीटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, डीजेनरेट हाइपर जनरेटिव, इस प्रकार से ये सब डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, है ना। तो इसी में एक टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अ, बताता हूँ आपको। प्रोबेबिलिटी डेटा साइंस में एक डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने मेंशन करे हुए हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली बाइनोमियल एक्सपेंशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इट इज ए काइंड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, हम्म। है ना। एक नॉर्मल हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही होता है, पर थोड़ा सा जो इसका टिप होता है थोड़ा सा अपर साइड होता है नॉर्मल से। ओके। ठीक है, जैसे अपन इसमें डिफरेंस देखेंगे, जी जो होता है प्योर नॉर्मल होता है ना? तो थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। T distribution describe the standardized distance of sample means to the population mean, and when the population standard deviation is not known, and the observations come from the normally distribution population. ठीक है,
तो हमारा एक एजम्पशन होता है पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए कि ये इसकी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये एजम्पशन हम मान के चलते हैं शुरू से ही, और हम पॉपुलेशन तो हमें मालूम नहीं है, और हम ये एजम्पशन मान के चलते हैं। अब जो टी डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दोनों सिमिलर हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट हैज ए प्रेसाइज मैथमेटिकल डेफिनेशन इंस्टेड ऑफ डाइविंग इनटू कॉम्प्लेक्स मैथ, लेट्स लुक एट द यूजफुल प्रॉपर्टीज, देखते हैं हम इसका। लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन हैज ए स्मूथ शेप, तो यहाँ ये शेप दिया हुआ है देखिएगा, 3T डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक तो इसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल जो ग्रीन है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और बाकी के जो हैं अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम पे टी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम टी विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब 2 ही वैल्यूज होंगी उसमें, n2 होगा, तो उसका ये है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जी डिस्ट्रीब्यूशन, वो काफी यहीं पे पहले ये हो गया, और ये थोड़ा सा फेल जाता है, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर से जाता है, बात तो एक ही शो करता है, वही प्रोबेबिलिटी शो करता है जो ये करता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से जो होता है कि ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, तो 1 है, 2 है, और 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो जैसे जैसे आपका डेटा साइज बढ़ेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब पहुंचता जाएगा, देखिएगा यहाँ भी ये करीब होता जा रहा है। और इज इट क्लियर? जैसे तो जैसे सॉरी, ये वाला स्टेटमेंट आप रिपीट कीजिए। जैसे जैसे कैसे? आप सैंपल साइज बढ़ाएंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ टेंड्स होता जाएगा, देखिएगा यहाँ भी हाइट बढ़ती जा ओके। रही है ना, ये ग्रीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है। आप जैसे ही ओके। 30 के ऊपर जाएंगे ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ओवरलैप कर जाएगा। ओके। गॉट इट? तो हम जी टेस्ट नहीं लेते हैं कहीं भी, जी टेस्ट पहले हुआ करता था, बहुत ज्यादा उपयोग करते थे लोग, जहाँ 30 से ज्यादा सैंपल साइज होगा तो हम जी टेस्ट ही यूज करेंगे, ठीक है। वो इसलिए करना पड़ता था कि जो टेबल होती थी डिग्री ऑफ फ्रीडम से टी वैल्यू के द्वारा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की, है ना, वो टेबल में 30 तक ही दिया रहता था, समझे आप, डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद इतने सारे पेज दे नहीं सकते वो लोग, तो एक ही 2 सीट देते थे बुक्स में, पीछे बैक के इन पे लास्ट के पेजेस में, क्योंकि और भी टेबल देना होती थी, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल देना होती थी उनको, उनको और भी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देना होना थी, तो एक एक पेज की टेबल होती थी, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 तक देते थे। तो इसलिए 30 के ऊपर हम जी टेस्ट लेते थे, वो जी टेस्ट का क्राइटेरिया अलग, जी टेस्ट की टेबल जो है वो अलग प्रकार की होती है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का कोई रोल नहीं रहता, ठीक है। तो वो उसमें आप कितने ही सैंपल साइज पे चले जाओ उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो वैल्यू से पता चल जाता था, तो इसलिए लोग जी टेस्ट लेते थे 30 से ज्यादा सैंपल में। क्लियर हुआ? अब क्या होता है कि 30 से ज्यादा सैंपल कोई जरूरत नहीं है आपको जी टेस्ट की, आप तो टी टेस्ट ही लगाइए, क्योंकि आपको तो ये कंप्यूटर मशीन निकाल के दे रही है ना सब ढूंढ के, क्या पी वैल्यू आएगी, टी इतना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना है, अपन को दिया ना आर में इसने, इस टी और इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इसने हमें पी वैल्यू फाइंड आउट कर दी। नहीं तो हम 4897 कहाँ ढूंढते, कितने पेज बाद मिलता हमें वो, सिंगल पेज में तो आ नहीं सकता था। कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? सर हो रहा है, बट ये जैसे टी को हम क्या इस वाले केस में फॉर एग्जांपल, या जब भी हम बोलते हैं टी इज इक्वल टू सो एंड सो, ये हम्म टी को हम ऐसे वर्बली कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे वो आपने बताया था कि स्टैंडर्ड एरर होता है वो जो दोनों सैंपल एंड पॉपुलेशन के मीन का डिफरेंस हम्म होता है, अंडरस्टूड है ना, डिग्री हाँ ऑफ फ्रीडम भी अंडरस्टूड, बट ये हम्म टी को कैसे डिफाइन करते हैं? टी है क्या? ठीक है, एक। वो भी वही चीज है, मीन, ये डिफरेंस है दोनों मीन का, सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन का, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर इनटू रूट n-1, ऐसा इसका ये फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला आपको समझ। सही, टी जो है वो कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन वाला है, ये नहीं वही नहीं वाला टी है? नहीं नहीं, वो तो आर होता है मैडम, हाँ वो टी फार्मूला एक यूज होता है, टी के कई फार्मूले है ना, मैं आपको बताता हूँ।
मैं आपको दोनों तीनों फॉर्मूले बताता हूँ। पहले जी स्कोर का फार्मूला देखें, जी टेस्ट का फार्मूला, जी स्कोर का फार्मूला, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जी स्कोर जो होता है वो स्केल पे आपके पॉइंट को डिसाइड करता है। कन्वर्ट जब करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं एक स्केल से दूसरे स्केल में। ठीक है, तो जी स्कोर निकाला जाता है और जी टेस्ट अलग चीज है, तो दोनों में डिफरेंस है। मैं आपको पहले वो चीज बताता हूँ। जी स्कोर की बात करें तो उसका फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। गॉट इट। इसमें हमें पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा सैंपल है वही सब कुछ है। गॉट इट। सैंपल, Okay. सैंपल का मीन लेंगे, हर एक वैल्यू, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका वैल्यू है ना? ये एक्स स्केल है, ये आपके मान लीजिए एज है लोगों की। मीन एज जो है वो 55 ईयर्स है। ठीक है, एवरेज उम्र। तो यहाँ 0 से चालू होगा और यहाँ 100 120 जो भी हो, है ना? ठीक है, Okay. अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, जिस टेस्ट के लिए जाऊंगा मुझे उस डिस्ट्रीब्यूशन पे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? मैं जी टेस्ट लगाऊंगा तो मुझे इसको जी में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ यदि मी यहाँ 55 को पहले ट्रांसफॉर्म करूंगा इस पॉइंट को, तो 55 और मीन भी 55 और स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए इसका 5 है, हाइपोथेटिकली अपन ले लेते हैं, है ना? अभी तो कितना आ रहा है? 0.5. 0। ओके, या 10 ले लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, या 15 ले लो, 15 ले सकते हैं, 15 45, ठीक है, 15 ले लेते हैं, 15 ले लिया। तो यदि मैं 15 यानी सिग्मा, तो एक्स बार प्लस सिग्मा कितना आएगा? 55 प्लस 15। ओके, सो इट इज 70। व्हाट इट? ये कौन सा फॉर्मूला है, एक्स बार प्लस सिग्मा का? मैं वो पॉइंट देखना चाह रहा हूँ। एक्स बार प्लस सिग्मा क्या होता है? हर सिग्मा पे ये जो कर्व रहता है ना वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। स्मूथ कर्व है ना, ओके. एंगल चेंज करता है। जैसे ये कर्व यहाँ से ऐसे जा रहा है तो फर्स्ट सिग्मा पे ये अपने को थोड़ा सा टिल्ट करेगा। व्हाट इट? डायरेक्शन चेंज करेगा। समझ में आ रहा है भाई? ये जो कर्व बना है ना, बताता हूँ भाई। कर्व यदि ऐसा चला जाएगा तो सीधे ऊपर ही चला जाएगा ना। तो यस ये क्या सर. करता है, कर्व हर सिग्मा पे अपना डायरेक्शन चेंज करता जाता है। इज इट क्लियर नाउ? क्योंकि ये कभी भी इस एक्सिस से टच नहीं होता, दोनों साइड। डज इट मेक सेंस टू? बताइए। तो ये सिग्मा इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व, उनके बीच का जो गैप है वो सिग्मा है. नहीं 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 नहीं, यहाँ जो अपना पहला सिग्मा आएगा, यहाँ 55 था, यहाँ जो पॉइंट हमारा 70 आ रहा है, 70 पे वो कर्व अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अभी इसका डायरेक्शन बिल्कुल डाउनवर्ड्स है ना? तो यहाँ उसने थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया। व्हाट इट? या तब तो ये ऐसा ऐसा होएगा ना, नहीं तो नीचे नहीं आ जाएगा यहीं से। बताइए आप, पॉइंट को समझ रहे हैं आप मेरे? यदि ये यहाँ अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो सीधे यहीं टच हो जाएगा, ये हो इसको जाएगा कि नहीं? टच नहीं करना है बेसिकली. हाँ, तो हर सिग्मा पे वो अपना इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल सकते हैं आप, या जो उसका है डायरेक्शन चेंज करता है मोटे तौर पे।
गॉट इट? ठीक है सर। डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो नीचे की उसी टाइम टच हो जाएगा, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, ये तो इनफाइनाइट तक जाता है, टच ही नहीं करता कभी। गॉट इट? हम्म, सेकंड जो चेंज होगा डायरेक्शन, वो फिर 15 इसमें ऐड हो जाएगा, 85 पे होगा। थर्ड टाइम जो होगा वो 55, 70 प्लस 15, 15 ये हो गया 90, 105। गॉट इट? अंडरस्टैंड? मैं हाइपोथेटिकली लिया हूँ, यहाँ तो जीरो ही रहेगा, जीरो के इधर नहीं जाना है। मैंने ज्यादा ले लिया, 15 कम लेना था, चलेगा। समझिए, समझ में आया आपको कि नहीं? ये कीबोर्ड कल से परेशान कर रहा है। एक सेकंड। सर ड्रॉप हो गया क्या? Is that so? Yeah. Actually drop हो गया sir. हम भी चले।
या तो सब सो रहे हैं अपना कुछ और कर रहे हैं। सॉरी। तो अपन देखते हैं उस चीज को दोबारा से, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर इसको थोड़ा सा बेसिक से और समझाना पड़ेगा। सर आप जो स्टेटिस्टिक्स के टर्म यूज कर रहे हैं वो मेरा तो वीक हो रहा है। हम क्या प्रिपेयर करें ताकि जो आप बोल रहे हैं वो एटलीस्ट देखिए, 90% आपको इतना समझ में आए। यदि आप डीप में नहीं भी जाएं तो कुछ लेवल्स होते हैं जो हम खाली ध्यान रखें, हमें ज्यादा डीप में भी क्या होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स में अपन कंसेप्ट पे ना जाए कि वो फार्मूले से कैसे टी वैल्यू निकलती है, क्या है फार्मूला। में जनरल आपको बता देता हूँ, फार्मूला इज नॉट ए बिग टास्क। कि फार्मूला जो है टी टेस्ट का, ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही लेमन टर्म्स में इसका मतलब बस यही है ना कि हमने जो सैंपल सिलेक्ट किया है फ्रॉम द पॉपुलेशन, उसके पैरामीटर्स आर इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ द पॉपुलेशन और नॉट, यही चेक वेदर इट्स अ ट्रू वही चेक है ना, करना रहता है वेदर द हमें। सैंपल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन और नॉट, हम अल्टीमेटली यही चीज डिराइव कर रहे हैं ना। या ठीक है, फेयर इनफ। ये फॉर्मूला है हमारा अभी जो हमने टी टेस्ट निकाला है, ठीक है। जो यहाँ हमने किया था, मैं इसको एक बार और रन करता हूँ तो आप देखिए 6.85 मैं लिख रहा हूँ। एक्स जो है मेरा, सॉरी यहाँ एक्स बार नहीं आएगा, यहाँ एक्स बार माइनस म्यू, म्यू इज द पॉपुलेशन मीन। सो टी इज इक्वल टू एक्स बार 6.85, यही लगेगा। और ये 6.10 स्टैंडर्ड एरर हम लोग इसका मेजर करेंगे। इसका एसडी देखते हैं हम हमारे डेटा का, ठीक है। जीरो 0.84, एन कितना है 4898। सर आपने एसडी निकाला कि स्टैंडर्ड एरर निकाला? स्टैंडर्ड डेविएशन तो नीचे तो फॉर्मूला में स्टैंडर्ड एरर है ना। तो कर रहा हूँ ना, इसी पे आ रहे हैं अपन। पहले यहाँ निकाल, मैंने यहाँ लिख दिया गलती से, मुझे यहाँ नहीं लिखना था, मुझे इसको पहले कन्वर्ट करना है। ये 0.84 और रूट 4898, गॉट इट। ये यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ 0.84, कितना आ रहा है 0.012, गॉट इट। स्टैंडर्ड एरर, हेलो
यस सर। तो ये 0.012, यहाँ लिखूंगा 0.012, और ये 4898 -1 तो 4897। Does that make sense to you? हाँ, तो ये इंस्टेड ऑफ स्क्वायर रूट n minus 1 दिस कुड हैव बीन स्क्वायर रूट df also, degree of freedom Yeah, also. yeah, yeah. Okay. So it is 0.75 divided by 0.012 into square root of 4897. Does that make sense to you? Yes, sir. So 0.75 we divide by 0.012. And into square root four eight nine seven. Got it? ऐसा क्यों आ रहा है इतना ज्यादा वैल्यू? इतना नहीं आएगा, 60.55 मिनट आना सर चाहिए। आएगा ना सर उतना 0.75 डिवाइडेड बाय 0.012 में आता है सर, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4897 एटलीस्ट 200 300 तो आएगा ही। कुछ इसमें ब्रैकेट वाला फंडा है क्या? सर कैलकुलेशन तो सही है लेकिन मेरे ख्याल से इनपुट वैल्यूज गलत है। कहीं मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा। देखता हूँ, बातचीत करता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन और रूट एन ही लेना पर ऊपर ने मल्टीप्लाई नहीं करना है। मैंने 2 टाइम कर दिया वो गलती से, इधर भी रख दिया इधर भी रख दिया, है ना? तो एक ही बार रखना है ये, जैसा यहाँ दिखा रहा है रूट एन, तो मैं रूट एन -1 रखूंगा। ये 2 बार नहीं रखना है, तो 0.84 से ही रख रहा था मैं नीचे। स्टैंडर्ड डेविएशन रखेंगे, यहाँ स्टैंडर्ड एरर में अपन ने कन्वर्ट कर लिया। जनरली वही होता है कंसेप्ट की डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। सो यहाँ मैं रख रहा हूँ एस डी इज 0.84। अब आ जाएगा सही, है ना? क्योंकि डिफरेंस ओवर स्टैंडर्ड एरर होता है हमेशा। थोड़ा सा डबल बार लिख दिया, है ना? जनरल कंसेप्ट जो होता है डिफरेंस बाय
स्टैंडर्ड एरर पैरामीट्रिक टेस्ट का, it is 0.75 divided by 0.84 square root of 4897. Got it? आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो ये लोग n दे रहे हैं, मैंने n-1 क्यों लिया? तो इन्होंने जो स्टैंडर्ड एरर निकाला है वो n-1 से डिवाइड करके निकाला होगा, ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ वो रखना था। अब अपन इसको डिवाइड करते हैं 0.75 0.84 से, सो 0.75 divided by 0.84, वही मैंने कहा इतना डिफरेंस तो आएगा नहीं, 0.84 सॉरी क्या था 0.75 divided by 0.84 0.75 divided by 0.84 into root of 4897. आगे क्या बोलते हैं, ई वैल्यू देखिएगा, हमने अप्रोक्सीमेट लिया नंबर, पूरे डिजिट नहीं लिए। गॉट इट? हाँ रित्या जी, यस सर, समझ में आया? कुछ आ गया ये वैल्यू ऐसे मिलता है हमें। अब जो हमारा कर्व है, जो टी का कर्व है ये, इसमें ये मैं पहले भी एक्सप्लेन किया था शायद आपको कि 5% 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे ये अपना टी स्केल है, टी में 0 यहाँ आ रहा है मीन, है ना? तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है भाई? एसडी कितना है? 0.84। तो यहाँ पर 0.84 1 सिग्मा हुआ, 0.84 फिर जोड़ा तो 1.68 दूसरा सिग्मा हुआ, ओके, 0.84 फिर जोड़ा, जो भी वैल्यू आएगा वो 3 सिग्मा होगा, ठीक है। 2 पॉइंट कितना होगा? 1.68.84 प्लस 0.84। अभिलाष तो बता रहे हैं 2.52 2.5। व्हाट इट? तो जो हम लोग 1.9 सिग्मा पे 1.96 जो होता है वो शो करता है आपका 1.96 जो वैल्यू आता है वो 1.9 सिग्मा पे हम बात करते हैं, तो 1.96 सिग्मा पे हमारा इसके अंदर का जो रीजन होता है वो 95% होता है। गॉट इट? नहीं समझ में सर। आप 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे बात कर रहे हैं कि आपका हाइपोथेसिस करेक्ट है, नल हाइपोथेसिस, तो वो 95% जो रीजन आएगा प्रोबेबिलिटी का वो 1.96 से -1.96 सिग्मा के बीच में आएगा। क्लियर हुआ? तो आपका टी वैल्यू यदि इससे कम आ रहा है 1.96 से, तो आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। पॉइंट को समझिए, होगा कि नहीं होगा? ये 1.96 कैसे है, मुझे ये नहीं समझा। ये तो मैडम 1.96 क्या है? ये 1.96 इसका क्रिटिकल लिमिट है, अपर क्रिटिकल लिमिट बोल सकते हैं अपन, क्रिटिकल यूसीएल। ये ना सर, ये आपको फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, आपको इस पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए फिर फॉर्मूले पे जाएंगे तो डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाना पड़ेगा मुझे,
नहीं, वो सब मत पढ़ाइए, आप तो बस इतना बता दीजिए हाँ, कि इसको वर्बली कैसे समझा सकते हैं, like for example, 1.96 जो है 95% पे टी वैल्यू 1.96 से यदि वैल्यू ज्यादा कम है तो एक्सेप्ट होगा, 1.96 से ज्यादा होगा तो रिजेक्ट होगा 210, ठीक है। तो है ना। टी बेसिकली ये दोनों एंड्स ऑफ द नॉर्मल कर्व है जो या ये टी correct? टेबल टी वैल्यू है, और कैलकुलेटेड जो टी वैल्यू है वो ये है हमारी। तो हमारी कैलकुलेटेड टी वैल्यू 1.96 से ज्यादा है तो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाएगा भाई। 1.96 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा ना, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ आएगा। ठीक है। सर ये तो कंसेप्ट है। ये 1.96 हरदम स्टैंडर्ड रहता है क्या सर? हाँ, स्टैंडर्ड रहता है ना। 1.96 95% रीजन को कैसे शो करता है, तो आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाना पड़ेगा मतलब पूरा, है ना। नहीं, नहीं। फिर 1-1.5 महीना डिफरेंशियल पढ़ते हैं अपन, है ना। नहीं, मतलब बेसिकली यही समझना है कि वो लिमिट सेट करता है अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का, जो कि कॉन्फिडेंस एरिया है बेसिकली, हाँ है ना। सो दिस इज हाँ, क्रिटिकल लिमिट इज द लोअर अपन को एंड उस एंड पे द जाने, अपर एंड। देखिए मैं आपको बताऊं कि हमें उस पे जाने ही नहीं है। सर बट हम कभी भी कोई स्टैटिस्टिकल, इफ वी रीड समथिंग इट डज हम्म, मेंशन द हमें टी पी वैल्यू वैल्यू से इज दिस। डिसाइड करना है। हाँ, तो हमें हमें इसको इधर मतलब ही डिसाइफर नहीं करना है, आना हमें चाहिए। इधर मतलब ही नहीं है। हमें खाली ये देखना है और इससे डिसाइड करना है कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई, ठीक है ना। देखिए 3-4 क्राइटेरिया है हमारे पास, हम इस क्राइटेरिया को लेके चलते हैं। आजकल जो मॉडर्न जो है स्टैटिस्टिक्स में, हम पी वैल्यू, क्योंकि हमें पहले पी वैल्यू नहीं मिलती थी, टेबल में पी वैल्यू नहीं होती थी, हमें डिग्री, हमें ये मालूम था कि 1.96 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, बट इट हम्म, हम टी वैल्यू देखते थे और सीधे समझ में आ जा सकता है इससे कम है या ज्यादा है, हम उस हिसाब से रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर लेते थे उसको। ऐसे ही 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे 2.58 कितना है, 2.58, ये 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे बात करते हैं, ये 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे बात करते हैं। अंडरस्टैंड। ठीक है। तो तो हमें हमारे इससे, जितने भी हमें इससे कोई लेना ही नहीं है, हमें तो भाई हम तो पी वैल्यू देखें, हमारा पी वैल्यू यदि लेस देन 0.05 है, छोटा है 0. इसका उल्टा चलता है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। गॉट इट, ये पॉइंट नोट कर लें बस आप। अंडरस्टैंड, बस। मतलब दिस इज लोअर देन द लोअर क्रिटिकल लिमिट। या अपर, हाँ लोअर देन अपर क्रिटिकल लिमिट, और लोअर देन लोअर। तो बस आपको तो ये पॉइंट ध्यान रखना, बाकी किसी चीज में जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। एंड ये कभी कभी 0.05 भी हो सकता है और कभी कभी 0.01 भी हो सकता है, तो वो हाँ, कौन से वो सिचुएशन? 99% पे 0.01 होगा। तो जितने भी ट्रू साइंसेस हैं फॉर दैट हाँ 0.01 होगा, फॉर एनी काइंड हाँ, ऑफ बिहेवियरल साइंस में आपका यही होगा 5% पे। 0.05। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ, हम्म, क्लियर। उतने चीजों को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, कैसे आ रहा है क्या आ रहा है भाई, हमें तो आर में क्या है, यदि अब उतना जाएंगे तो पूरा सब स्टैटिस्टिक्स पढ़ना आपके लिए, वो फिर तो वो पूरा आप पीजी करो स्टैटिस्टिक्स में, उसके बाद फिर इस चीजों को समझ पाएंगे आप। अपन को तो जो स्टैटिस्टिक्स हमें मिल रही है उसका इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा है, हमें यहाँ ये समझना है। हाँ, उसके डेप्थ में जाना है, आप पढ़िए नेट पे, काफी कुछ आपको मटेरियल मिलेगा, ठीक है। और डीप में जाना है तो फिर और आपको स्टडी करना पड़ेगी चीजें, तो यहाँ नहीं, ये पर हमें चीज। हमें हाँ समझ में तो आना चाहिए कि हम ये यूज हाँ, क्यों कर रहे हैं। इसमें अपन को कहाँ? ये पॉइंट देखना है यहाँ पे कि भाई पी वैल्यू से हमारा डिसाइड हो रहा है कि जो नल हाइपोथेसिस है हमारी रिजेक्ट हो रही है, मतलब जो हमने नल हाइपोथेसिस लिए, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल मीन, सो हमारा p इज स्मॉलर देन 0.05, इट मींस देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ये जो फिक्स्ड एसिडिटी है उसमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है सैंपल में और जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके अंदर। बात समझ में आ गई आपको। अब ये डिफरेंस है तो गवर्नमेंट को अब डिसाइड करना है कि उस सैंपल को रिजेक्ट करे,
या उनके ऊपर कोई शुद्ध आया करे। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। जैसे बट सर नेस्ले, ये तो हाँ वैल्यू तो बहुत ज्यादा हो गई ना, तो ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रिजेक्ट कर सकते हैं इसको। हाँ, पर नहीं, टेस्ट के बगैर तो आप करेंगे नहीं। नहीं, यहाँ पे जैसे 62 आ गया था तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई सर, 1.96 का। पर वो टी वैल्यू हुई ना, तो आपको ओके टेस्ट तो करना ही पड़ा ना, उसके बाद आया ना वो, ओके। उसके बाद आया, टेस्ट तो लगा ही लिया आप। गॉट इट? यदि इसी चीज को मैं 95 99% पे करूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? बाकी यही है, देखिएगा, दिख रहा है, बाकी यही है। मैं जरा इसको मिटा दूं, क्लियर हो रहा है ये? जी। सिर्फ कॉन्फ डॉट लेवल 9.99 लिखना पड़ेगा आपको। 99 पर डिफॉल्ट में तो ये 95% पे दे रहा है, ठीक है। आपने इसको लिया क्योंकि ये तो प्योर साइंस वाला मामला है ना, फिक्स्ड एसिडिटी, बिहेवियरल साइंस है, बताइए मैडम। साइंस है, प्योर साइंस। प्योर साइंस तो 0.99 से ही लेंगे, पर 0.99 में भी 0.01 से भी बहुत कम आ रहा है अपना तो वैल्यू। अपना वैल्यू क्या आ रहा है? वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻⁻16। हाँ। तो ये तो वैसे भी उधर भी रिजेक्ट, खाली ये इंटरवल थोड़ा सा बढ़ जाता है 99% पे। देखिए 0.82 है तो 0.8237 है या 371। 99% पे क्यों नहीं ले रहा है? पहले क्या लिया था? 6.8858 क्यों दे रहा है भाई? 99% पे भी वही दे रहा है और यहाँ भी वही दे रहा है, ऐसा तो संभव नहीं। अच्छा, 2 बार मैंने 99% चला दिया, 95% यहाँ है। 6.831 और 6.8237, तो ये एक्सपांड हो जाता है 99% पे, है ना, थोड़ा सा इंटरवल बढ़ जाता है। ये तो ये बात होगी कि हम 99% पे कर रहे हैं, 95% पे कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि जो फिक्स्ड एसिड हम वन साइडेड जा रहे हैं, वन साइडेड जा रहे हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ले रहे हैं। समझिएगा इस पॉइंट को बहुत ध्यान से। आप देखिए यहाँ मैंने H0 नहीं लिखा है, क्या लिखा है? HA। HA का मीनिंग क्या हुआ? बताइए। सैंपल मीन इज लेस देन पॉपुलेशन मीन। एक H0 लिखते हैं, दो तरह की हाइपोथेसिस होती है, कौन कौन सी होती है? जी ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेट को तो हम लोग हाँ, H1 लिखते हैं। H1 और HA एक ही बात है ना। HA भी लिखते हैं कुछ लोग, H1 लिखते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। तो जब भी डायरेक्शनल होती है हम स्टेटमेंट कौन सा लेते हैं? अल्टरनेट हाइपोथेसिस का लेते हैं, हैं? एंड किस केस में हम लोग नल लेते हैं? टू टेल में, जहाँ सिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात करें खाली, या सिग्निफिकेंट इफेक्ट की बात करें, ठीक है। तब टू टेल लेंगे। और डायरेक्शनल यानी लेस देन मोर देन की बात करें, ठीक है, तब हम अल्टरनेट लेंगे। तो यहाँ यदि हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस देखें तो द सैंपल मीन इज लेस देन पॉपुलेशन मीन, ठीक है। और इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा बताइए? The sample mean is equal to or greater than population mean. क्या होगा? Sample mean is equal to or greater than population mean. Got it? The sample mean is greater than equal to population mean. ये हमारा नल हाइपोथेसिस है, पर हम इसमें नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस का। तो इसका जो अपोजिट स्टेटमेंट बना नल हाइपोथेसिस का, द सैंपल मीन इज लेस देन पॉपुलेशन मीन। गॉट इट? अब टी टेस्ट ले रहे हैं हमने, बाकी सब चीजें वही हैं। हमने अल्टरनेटिव जो है, एक एट्रीब्यूट है इसमें, जिसमें कोर्स में लिख दिया लेस, ये इसके हिसाब से अल्टरनेट हाइपोथेसिस। गॉट इट? यहाँ ग्रेटर होगा अल्टरनेट में तो यहाँ ग्रेटर आ जाएगा,
मोर देन होगा तो भी ग्रेटर आ जाएगा। गॉट इट? तो मैं इसको रन करता हूँ, ये वन टेल हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि यहाँ बोल रहा है सैंपल मीन इज लेस देन पॉपुलेशन मीन। हमें मालूम है भाई हमारा सैंपल मीन है 6.85 है, यहाँ दिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ, और हमारा पॉपुलेशन मीन 6.10 है। तो द सैंपल मीन इज लेस देन पॉपुलेशन मीन रिजेक्ट होना चाहिए कि नहीं? बताइए आप, एक्सेप्ट होना चाहिए? बोलिए फाइनेंस। सैंपल में भाई ये हमारी हाइपोथेसिस, हमें मालूम है कि हमारा जो सैंपल मीन है 6.85 यहाँ दिख रहा है नीचे, यस और हमारा पॉपुलेशन मीन ये 6.10 है। हमारी हाइपोथेसिस क्या अल्टरनेट? द सैंपल मीन इज लेस देन पॉपुलेशन मीन। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए? एक्सेप्ट होना चाहिए। एक्सेप्ट होना चाहिए कि छोटा है हमारा सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन से, बताइए। अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूँ मैं, नल की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए? रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट होगी, क्योंकि हमारा तो सैंपल मीन बड़ा है पॉपुलेशन मीन से, है ना? देखते हैं, ये पर्दा खोल दिया मैंने, p इज ग्रेटर देन 1, तो नल हाइपोथेसिस हमारी जो है वो एक्सेप्ट हो गई और अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। यही मतलब हुआ ना भाई? p इज ग्रेटर देन 1 का मतलब, p इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? p इज ग्रेटर देन 0.05। सो p इज ग्रेटर देन 0.05 मतलब क्या हुआ कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। तो नेचुरली अल्टरनेट रिजेक्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताइए। अपनी ये वाली हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो गई। गॉट इट? तो ये वाली ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गई कि नहीं होगी? बताइए भाई, एक एक्सेप्ट हो गई तो दूसरी रिजेक्ट होती है। गॉट इट? Yes, क्लियर sir. हुआ पॉइंट? नल हाइपोथेसिस क्या है? द सैंपल मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। तो सही बात है, हमारा भाई सैंपल मीन 6.85 है जो ग्रेटर देन पॉपुलेशन मीन। करेक्ट? तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट। गॉट इट? एनी डाउट? No, sir. अब एक और मैंने लिया, द सैंपल मीन इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन मीन, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो भाई हमारा सैंपल मीन वैसे ही ज्यादा है पॉपुलेशन मीन से, तो ये तो एक्सेप्ट होना चाहिए, ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होना चाहिए रिजेक्ट की जगह। पिछली तो रिजेक्ट हुई नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस। गॉट इट? देखिएगा मैं रन करता हूँ, क्या आया वैल्यू? 2.2 इंटू 10 टू द पावर -16। इसका मतलब क्या हुआ? अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, हो गई। हाँ जी। तो ये हमारी जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गई। गॉट इट? Yes, sir. द सैंपल मीन इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन मीन। डज दैट मेक सेंस टू यू? सबको समझ में आ गया? हाँ जी संगीता? सर आ रहा है सर, लेकिन सर मेरे 2 क्लास मिस हो गए ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा अच्छा, तो वीडियो में आज देखूंगा, पिछले अपलोड हो गए कि नहीं हुए? एक क्लास के बच्चे होंगे। सर नहीं हुए सर। नहीं हुए, चलिए आज करता हूँ मैं। सेलू, यस सर, समझ गए। तो ये चीज है, खाली अपन को पी वैल्यू से डिसाइड करना है कि एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। ठीक है, अब हम एक और डेटा सेट लेते हैं जो कि एक डिफरेंट डेटा टाइप है, मतलब डेटा सेट है डिफरेंट एक्सटेंशन का। सेस फाइल जो होती है उसका है, तो उसकी लाइब्रेरी चलाना पड़ेगी, और उसमें ये एक डेटा सेट है। और इस डेटा सेट को यदि हम ग्लिम्स इसको पहले देखते हैं तो 200 ऑब्जर्वेशन है इसमें। एक स्कूल का डेटा सेट है, इसमें आईडी दी है बच्चों की और जेंडर दिया है, फीमेल के नाम से कॉलम दिया है। तो जिस नाम से कॉलम दिया होता है वो 1 होता है, और जो उसका अल्टरनेट होगा वो 0 होगा। तो फीमेल के लिए 1 लिखा है, मेल के लिए 0 है। गॉट इट? हाँ सर। रेस, फॉरेन कंट्री में रेस का बड़ा इशू होता है कि आप निग्रो हो, इंडियन हो, ये सब। तो ये 4 एक रेसेस दिए 1 2 3 4।
सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस दिया 1 2 3 में, लो मीडियम हाई। स्कूल टाइप 2 तरह के स्कूल है, 1 और 2, पब्लिक और प्राइवेट। प्रोग्राम दिया हुआ है 1 2 3, कुछ प्रोग्राम्स हैं स्कूल के, है ना, अलग अलग। फिर बच्चों की रीडिंग है, उसके मार्क्स हैं एवरेज हर बच्चे के। राइटिंग के मार्क्स हैं, मैथ के मार्क्स हैं, साइंस के मार्क्स हैं, सोशल साइंस के मार्क्स। ठीक है, ऐसे 200 बच्चों का ये हमारे पास डेटा है। डेटा क्लियर हुआ आप लोगों को? ये सब हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक नल हाइपोथेसिस लिया है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट। कि मतलब जो स्टूडेंट है उनकी रीडिंग और राइटिंग स्किल में कोई भी अंतर नहीं है। अब देखिएगा कि यहाँ जिस बच्चे की रीडिंग अच्छी है उसकी राइटिंग भी अच्छी है, हमारा ये मानना है। जिसकी रीडिंग खराब है उसकी राइटिंग भी खराब है, जिसकी राइटिंग खराब है उसकी रीडिंग भी खराब है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? हाँ सर। है ना, ऐसा नहीं है कि जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो और रीडिंग बहुत बेकार हो, ऐसा नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट। डज इट मेक सेंस टू यू? इसका मतलब नहीं कि सबकी रीडिंग राइटिंग बहुत अच्छी है। इस पॉइंट, इस कंसेप्ट को क्लियर रखिए। इसका ये मतलब नहीं सबकी रीडिंग राइटिंग बहुत अच्छी है। इसका ये मतलब है कि जिनकी राइटिंग अच्छी है उनकी रीडिंग अच्छी है, जिनकी राइटिंग बेकार है उनकी रीडिंग बेकार है। इसका वाइस वर्सा है। तो ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ सर। तो जिस बच्चे की हम राइटिंग देख रहे हैं उसी की हम रीडिंग देख रहे हैं कि नहीं? जिसकी हम राइटिंग देखते हैं उसी की रीडिंग देखते उसी की रीडिंग, है ना, उसी को कंपेयर कर रहे हैं ना। सेम बच्चे की राइटिंग और सेम बच्चे की रीडिंग। ऐसा तो नहीं कि राम की रीडिंग से और श्याम की राइटिंग कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं हम। हैं। बताइए। ठीक है। तो यहाँ जो रीडिंग राइटिंग है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे पहले। क्या डिफरेंस है, व्हाट इट, क्योंकि सर सेम ऑप्शन। ये हाँ 57 52 क्या मार्क्स दिए हैं आपने हाँ, राइटिंग? मार्क्स दिए हैं, इवेल्युएट किया हो, सो है ना। कैसे इवैल्यूएट किया होगा सर वो? अब वो जो भी किया हो हम्म, उसमें अपन को नहीं जाना है, अच्छा। है ना। वो उनका जो भी क्राइटेरिया रहा हो, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। हमें देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। स्कोरिंग उन्होंने कैसे करी, वी डोंट नो, दैट उतना एक्सटेंड तक नहीं जाएंगे हम। हमारे पास तो ये डेटा है, हमें इसमें बताना है इन दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। ठीक है ना। सो क्या करेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। ये 70 आईडी है, इसका हमने इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। कितना आएगा? 5 आएगा। आएगा, क्या बोलते हैं? इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, इससे सबके डिफरेंस ले लेंगे तो एक डिफरेंस का कॉलम बन जाएगा हमारा। बन जाएगा। क्या? उस डिफरेंस का हम मीन निकालेंगे। किसका मीन निकाल रहे हैं हम लोग? डिफरेंस का। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं इसको जरा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मीन ऑफ डिफरेंस क्या लेंगे हम लोग? मीन ऑफ डिफरेंसेस, है ना, जो भी डिफरेंस आए उसका मीन। गॉट इट? हाँ सर। और उसको डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड एरर। डज दैट मेक सेंस टू यू? वो Yeah. हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये हर जगह हम लोग टी वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। पिछले एग्जांपल में तो हमने पिछला वन सैंपल था, वन सैंपल में क्या होता है? टी इज इक्वल टू जो आपका सैंपल मीन है और जो पॉपुलेशन मीन है। वन सैंपल में तो एक ही मीन मिलेगा सैंपल का, दूसरा तो पॉपुलेशन ही मीन होगा ओवर स्टैंडर्ड एरर। ठीक है। ठीक है। जब इंडिपेंडेंट सैंपल्स होंगे दो, ये तो पेयर टी टेस्ट है, डिपेंडेंट है दोनों सैंपल, ये और ये एक ही व्यक्ति का, ये और ये एक ही व्यक्ति का है, तो पेयर टी टेस्ट हुआ, पेयर हुए ना ये सेम व्यक्ति के। जैसे प्री पोस्ट की बात करते हैं ना हम, इंटरवेंशन देते हैं साइकोलॉजी में,
है ना। आपने मान लीजिए कोई आपने स्ट्रेस चेक किया, है ना। स्ट्रेस चेक करने के बाद आपने प्री टेस्ट, पहले आपने प्री टेस्ट लिया कि उनका स्ट्रेस कितना है, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ थेरेपी दी उनको 6 महीने 3 महीने दी। फिर आपने पोस्ट टेस्ट लिया, उन्हीं व्यक्ति का लिया ना। हम्म। तो ये भी पेयर टी टेस्ट के अंतर्गत आता है, उसमें भी यही फॉर्मूला यूज होगा, मीन ऑफ डिफरेंसेस। व्हाट इट। ओके। अब मान लीजिए आपके पास दो ग्रुप थे, एक कंट्रोल ग्रुप था और एक आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। डज इट मेक सेंस टू यू। हम्म। कंट्रोल ग्रुप में आपने एक प्री टेस्ट लिया और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी आपने प्री टेस्ट लिया। व्हाट इट, पहली बार, है ना। व्हाट इट। तो ये लोग अलग हैं और ये लोग अलग हैं कि नहीं है। कंट्रोल ग्रुप में जो लोग हैं वो अलग हैं और एक्सपेरिमेंटल में भी अलग लोग होंगे ना, इससे डिफरेंट लोग होंगे कि नहीं होंगे। यस। तो जब इन दोनों के बीच हम टी टेस्ट लेंगे तो ये इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, ओके। इंडिपेंडेंट। तो इसका मीन एक्स बार 1 और इसका मीन एक्स बार 2 होगा। ठीक है। तो यह हम लोग क्या करेंगे, x1 बार माइनस x2 बार ओवर स्टैंडर्ड एरर। समझ में आ गया पॉइंट आपको। हम्म। यहाँ डिफरेंस ऑफ मीन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं यहाँ, डिफरेंस ऑफ मीन, दोनों मीन का डिफरेंस। यहाँ मीन ऑफ डिफरेंसेस था, पॉइंट को समझे, अंडरस्टैंड। हम्म। हाँ जी संगीता जी, समझ में आ रहा है। सर Yes, sir. दोनों तो आपने टी लिया यहाँ पे। हम्म। देखिएगा जब अपन पेयर टी टेस्ट की बात करेंगे, सेम लोगों पे अपन दो चीजें चेक कर रहे हैं, ठीक है। सेम व्यक्ति पे अपन ने रीडिंग राइटिंग, सेम व्यक्ति पे, ये सेम ही है ना, ये तो अलग अलग तो नहीं, किसी और की रीडिंग किसी और की राइटिंग, ऐसा तो नहीं है। हम्म। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे और उसका मीन निकालेंगे। अच्छा। मीन ऑफ डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं अपन। जो डी आएगा ना, मान लो सिग्मा डी लिया ओके। ओवर एन, ये है मीन ऑफ डिफरेंसेस। गॉट इट। हम्म। डज इट मेक सेंस टी। या। ये हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा डी ओवर एन की जो वैल्यू आएगी, या। और उसको स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करेंगे। पर जहां दो इंडिपेंडेंट है वेरिएबल, है ना, लोग अलग अलग, वो दो अलग ग्रुप है ना। तो उसमें पहले का मीन लेंगे दूसरे का मीन लेंगे, कॉलम का ही, ठीक है ना। इस कॉलम जैसे ये मान लो अभी इंडिपेंडेंट है, तो इसका मीन अलग लूंगा और इसका मीन अलग लूंगा कॉलम का। गॉट इट। हम्म। और दोनों का डिफरेंस देखूंगा, यहाँ मीन का डिफरेंस देख रहा हूं। क्लियर हुआ, पॉइंट नहीं हुआ। सर हुआ अभी। एक और होता है टी टेस्ट। आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, ऐसे कुछ और रिलेशन वाला, वो और बताता हूँ आपको। वन सैंपल देख लिया, सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला नोट कर लें आप लोग। दूसरा फॉर्मूला है पेयर टी टेस्ट का, मीन ऑफ डिफरेंसेस ओवर एसी। तीसरा फॉर्मूला इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का। चौथा देखिएगा,
ये फॉर्मूला है, ये कोरिलेशन। अब इसका भी मैं पॉइंट बता दूं ये कब यूज होता है, एक बार कंफर्म। तो t इज इक्वल टू r इंटू एन माइनस टू 1 माइनस आर स्क्वायर। अब दो चीजें हैं, ये पीआरटी टेस्ट जैसा ही है। पीआरटी टेस्ट में हम दोनों जो स्केल होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। रीडिंग और राइटिंग का जो स्केल है वो 1 से 100 के नंबर के बीच में है कि नहीं है? बताइए क्या बोलते हैं? मार्क्स जो होंगे किस, क्या हर एक मार्क्स का डिफरेंस अलग, वो स्केल अलग होगा क्या हर सब्जेक्ट का? बताइए। ये सेम स्केल होंगे, 1 से 100 के बीच में मार्क्स दिए जाएंगे। हाँ भाई, एम आई ऑडिबल? सेम स्केल पे सेम स्केल पे होगा। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति के रीडिंग के मार्क्स और एक ही व्यक्ति के राइटिंग के मार्क्स। हेलो, एक ही व्यक्ति के रीडिंग के मार्क्स और एक ही व्यक्ति के राइटिंग के मार्क्स की बात कर रहे हैं, और दोनों सेम स्केल पे है। पॉइंट समझ रहे हैं? तो हमने कौन सा टेस्ट लिया? पीआरटी टेस्ट लिया। यहां तक कंसेप्ट क्लियर होगा? हाँ भाई, सभी हाँ सब क्लियर हुआ? पैचेस में समझ में तो आ रहा है, वो मेरे ख्याल से एक बार थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा पिछले वीडियोस ये वाला। पीआरटी टेस्ट आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, कि वो यहाँ ठीक। कब ले रहे हैं हम? जब सेम व्यक्ति के दो वेरिएबल को हम कंपेयर कर रहे हैं। दो वेरिएबल है ना, रीडिंग और राइटिंग, सेम व्यक्ति। करेक्ट, राइट। यहाँ और दोनों वेरिएबल के स्केल सेम होना चाहिए, ये कंडीशन है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? स्केल इन द सेंस कि 1 से 100 का स्केल, 1 से 100 का स्केल है जनरल। गॉट इट? राइट। अब कोरिलेशन टी टेस्ट कब लगता है, हम उस पे आते हैं। कोरिलेशन भी लगता है सेम चीज पे, सेम व्यक्ति पे, जैसे पीयर टी टेस्ट लग रहा है। डिफरेंस कितना है? इसका स्केल अलग होगा, दूसरे वेरिएबल का स्केल कुछ अलग होगा। जैसे एज और इनकम को आप टी टेस्ट के थ्रू देखना चाहते हैं, ठीक है भाई? क्या एज ज्यादा होने पे इनकम भी बढ़ रही है, या एज कम होने पे इनकम कम है? इस तरह का आप कुछ टेस्ट करना चाहते हैं, कोरिलेशन टेस्ट, ठीक है? दे आर इन दिस केस हम सिग्निफिकेंट। हाँ, कोरिलेशन रीड और राइट का निकालना चाहते हैं, राइट? नहीं यहाँ नहीं निकल सकता, यहाँ तो पीआरटी टेस्ट ही लगेगा क्योंकि स्केल सेम है। मैं बात कहाँ कर रहा हूँ कि जहां इनकम और एज की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा हट के इस डेटा सेट से। इनकम का स्केल 2 डिजिट और एज का स्केल 2 डिजिट में होगा, और इनकम का स्केल क्या होगा? 5 डिजिट, 6 डिजिट। हाँ, स्केल चेंज हो गए कि नहीं हो गए? करेक्ट। तो यदि आप डिफरेंस लेंगे इनकम में से, एज को माइनस करेंगे, तो डोमिनेंट कौन सा स्केल करेगा? इनकम। तो पूरा गड़बड़ हो गया मामला, होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो वहां हम दोनों का कोरिलेशन लेंगे पहले, इनकम और एज का। इज इट क्लियर? राइट। वो आर होगा, है ना? कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? आर होता है। तो ये आर लिखा हुआ है यहाँ फॉर्मूले में मैंने, है ना? और ये एक फॉर्मूला बनाया है उसने, कोरिलेशन यदि आपको मालूम है दो वेरिएबल के बीच में, तो आप टी टेस्ट ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? ये होता है कोरिलेशन टेस्ट। इज इट क्लियर? तो 4 टी टेस्ट हुए, एक सिंगल सैंपल हुआ, एक पीयर टी टेस्ट हुआ, एक इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हुआ, एक कोरिलेशन टी टेस्ट हुआ। कितने हो गए? 4 हो गए। हाँ सर। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, कब कौन सा यूज होगा। देखते हैं अभी अपन आगे और।
यहाँ हमने ये देखा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ द स्किल्स। इस टेस्ट को मैं ले रहा हूँ, तो ये फार्मूला तो वही है, टी डॉट टेस्ट, दोनों वेरिएबल लिख दिए यहाँ पे, है ना। वहां क्या रखते थे अपने पास, सिंगल सैंपल टी टेस्ट में खाली एक वेरिएबल आता था और दूसरा म्यू आ जाता था, पॉपुलेशन मीन। यहाँ तो दोनों सैंपल हैं, यहाँ म्यू से कोई लेना देना नहीं है, तो दोनों सैंपल अपन लिख देंगे कौन कौन से वेरिएबल के बीच में लेना, रीडिंग और राइटिंग के बीच में लेना, और पेयर्ड इक्वल टू ट्रू, क्योंकि पेयर टी टेस्ट ले रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिफॉल्ट में इंडिपेंडेंट टी टेस्ट देता है। ठीक है, तो हमने इसको रन किया, तो ये बता रहा है कि टी वैल्यू बहुत कम है ना, टी वैल्यू कम है यानी सिग्निफिकेंट बता रहा है, -0.86, डिग्री ऑफ फ्रीडम 199, 200 -1, पी वैल्यू 0.3868। ये पी वैल्यू हमारी 0.05 से ज्यादा है, मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। सो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट। समझ में आ गया क्या नहीं? एक्सेप्ट होगी ना नल हाइपोथेसिस भाई, 0.05 से कंपेयर करके देख लो ना, बड़ा है छोटा है, बड़ा है तो एक्सेप्ट, छोटा है तो रिजेक्ट। 0.05 से बड़ा है ना, तो ये एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट हो गई। सो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर मीन की जगह क्या दिया हुआ, मीन ऑफ डिफरेंसेस दिया है इन्होंने, दिया है? पिछले इसमें क्या दे रहा था, ये सैंपल का मीन दे रहा था ना यहाँ पे, मीन ऑफ एक्स, यहाँ मीन ऑफ जो डिफरेंस निकाला हुआ ना रीडिंग और राइटिंग में, उसका मीन दे रहा है। गॉट इट? पॉइंट समझ में आ रहा है? ये स्टैटिस्टिक्स यूज करी ना टी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, मीन ऑफ डिफरेंसेस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब हम आते हैं अनपेयर्ड 2 सैंपल टी टेस्ट में। सर आई नीड टू लीव, मैं निकलती हूँ। चलिए ठीक है, कल देखेंगे अपन इसको। ठीक है, तो आज मैंने इतना बताया, ये स्क्रिप्ट में शेयर करता हूँ, है ना। आप खाली पी वैल्यू के बेस पे डिसाइड करना है कौन सा टी टेस्ट लगना है, ये मैंने आपको बता दिया है। ज्यादा उसके डीप में जाने की जरूरत नहीं कि हमें ये वैल्यू कैसे प्राप्त हुई, वो वैल्यू, जितना आप डीप में जाएंगे उतना कंफ्यूज होंगे, है ना। तो हमें खाली सतही तौर पे देखना है कि हमें तो इंटरप्रेट करना है, भाई फार्मूला सब कर रहा है कि कैसे कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं। हमें एक चीज पकड़ ली कि पी वैल्यू कम या ज्यादा से हम डिसाइड कर लेंगे, बस खत्म बात। ठीक है, और उसको इंटरप्रेट कर देंगे। हाँ, ये मालूम होना चाहिए कौन सा टी टेस्ट लगेगा, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कौन कर। सा टी टेस्ट लगेगा, ये 4 फॉर्मूले आपने बताया, तो इसके अलग से ये मीन ऑफ डिफरेंशिएशन निकालने की क्या जरूरत है? वो तो ऑटोमेटिकली बता देगा ना। हमने कहा निकाला मीन ऑफ डिफरेंसेस, वो तो बता ही रहा है खुद ही निकाल के। मैं बता रहा हूँ जब हम इसका टेबल बनाते हैं ना रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, भाई आप यहाँ तो आपने इंटरप्रेट कर दिया इसके हिसाब से, कर दिया पी वैल्यू के हिसाब से, पर जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो वहां कुछ दूसरी वैल्यू भी पी वैल्यू के साथ रखेंगे कि नहीं, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं रिपोर्ट में? तो रिपोर्ट में क्या क्या वैल्यू रखना है, रिपोर्ट में आपको टी वैल्यू रखना है, रिपोर्ट में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम रखना है, रिपोर्ट में आपको मीन ऑफ डिफरेंसेस रखना है, रिपोर्ट में आपको पी वैल्यू रखना है, चारों चीजें रखना पड़ेंगी। कई बार तो लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल भी रखते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम से सामने वाले को पता चलेगा कि सैंपल साइज क्या था। 199 है तो ये +1 करके उसको समझ में आ जाएगा 200 का सैंपल साइज लिया। गॉट इट? ये कुछ चीजें होती हैं इसमें, है ना। ठीक है सर। है ना, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है।
मैं ये शीट शेयर कर रहा हूँ और डेटा सेट मैंने शायद भेज दिए थे आपको, पहले एक भेजा हुआ है फोल्डर, उसमें है ड्राइव पे डेटा सेट का, उसी में वाइन क्वालिटी का आपको डेटा मिल जाए। ठीक है, मुझे अलग से पूछना था, हाँ पूछिए। इट्स नॉट रिलेटेड टू आर। हम्म, मैं पूछ रही थी कि जब हम कुछ प्रोजेक्ट करते हैं या फिर जो भी आप असाइनमेंट्स जैसे दे रहे हैं, ये सब जो डेटा है आप कहीं से, मीन्स ये कहीं है कि ये एक्वायर किया गया है डेटा? नहीं ये है डेटा, आपको वाइन क्वालिटी डेटा आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, सेम डेटा सेट मिल जाएगा, रेड वाइन ना। अच्छा, तो हम जब कुछ प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो वो कैसे करना चाहिए और क्या क्या रखना चाहिए माइंड में जब हम कुछ प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं करने के आप लिए? अपनी तरफ से कुछ डेटा लेकर के उस पर कुछ करना चाहते हैं, और कितना कितना डेटा चाहिए होता है जब हम यस कुछ अपनी तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? ये इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, करीब 200-300 का डेटा सेट होना चाहिए, 200 का। तो लोग 100 पे भी काम करते हैं, 100 बहुत कम हो जाता है ना। और हम ये एजम्पशन देते हैं कि ये जो डेटा है किसी पॉपुलेशन को बिलोंग कर रहा है, यदि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में है। यदि दूसरे काम कर रहे हैं तो उसमें कोई मतलब नहीं है कि ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है कि नहीं है, समझ रहे? है ना। Okay. तो उसमें कोई ऐसा उसमें एक फॉर्मूला है, एक दो कुछ, एक नहीं कई फॉर्मूले हैं। डेटा आपके जो डेटा साइज क्या होना चाहिए इन्फेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी कोई वो नहीं है ना। तो उसके लिए वो अपन उस पॉइंट पे जा नहीं रहे हैं कि भाई उसमें इतना सैंपल साइज होना चाहिए, उतना सैंपल साइज होना चाहिए। तो रिसर्च जब करते हैं उस वक्त ज्यादा डेटा चाहिए होता है क्या? हाँ, उसमें बहुत ज्यादा डेटा चाहिए नहीं होता डेटा नहीं, ये पीएचडी वगैरह में इतना डेटा की जरूरत नहीं पड़ती, 150 का डेटा साइज भी होता है, उस पर भी प्रूफ करते हैं। है? अच्छा, हाँ ना, सही उस मुझे। पर भी प्रूफ करते हैं। ओके, लोग 500 का भी रखते हैं, 700 का भी रखते हैं, पर उसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है जिसके द्वारा यदि हमें पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया है तब हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कि क्या सैंपल साइज होना चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, मान लीजिए अपना इलेक्शन का हम एग्जिट पोल कर रहे हैं, गॉट इट। ओके सर, इंस्टेड ऑफ इलेक्शंस जैसे मान लीजिए हम जैसे बायोमेडिकल साइंस फील्ड में कुछ करना चाहें तो उस वक्त कैसे डेटा लाएं और कहाँ से लाएं? बायोमेडिकल साइंस में डेटा तो देखिए आपको जो इस चीज पे आप कर रहे हैं वहां से ही आपको डेटा लेना पड़ेगा, है ना। यदि क्लिनिकल डेटा है तो आपको हॉस्पिटल से ही कलेक्ट करना पड़ेगा कुछ भी, जिससे आप कोई पर्टिकुलर ब्लड सैंपल की रिपोर्ट से ही वो फाइनल हो सकता है, तो वो आपको चाहिए डेटा वहां से। ठीक है, और आप यदि सैंपल साइज फार्मूला, इसके कई फॉर्मूले हैं सैंपल साइज के। ये एक फॉर्मूला हम जी वाला यूज करते हैं, अल्फा/2। और आप कुछ शेयर कर रहे हैं मुझे? एक सेकेंड, सर मैं निकलता हूँ सर। हाँ निकले निकले, जिनको निकलना है वो जा सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ ओके, ये फॉर्मूला है सैंपल साइज को डिसाइड करने का, जी स्क्वायर इंटू पी 1 - पी/ई स्क्वायर, और ये पूरा फॉर्मूला होता है। इससे हमें सैंपल साइज पता चलता है। अब इसमें जी क्या है, ये सब क्या है, ये अपन को एक्सप्लेन करना रहेगा कि भाई जी क्या होता है और ये सब। तो जी इज द कॉन्फिडेंस लेवल 95% जो भी आप ले रहे हैं, है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ 1.96। तो ये आपका जी स्क्वायर हुआ पी क्यू। पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर, है ना। तो ये सब थोड़े थोड़े डिफरेंट फॉर्मूले हैं, इससे हम सैंपल साइज डिटरमाइन करते हैं कितना आना चाहिए। तो ये एन 173.41 आया, तो 174 का सैंपल साइज चाहिए हमें। तो ये इस प्रकार से और भी फॉर्मूले, नेसेसरी सैंपल साइज जी स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 - स्टैंडर्ड डेविएशन मार्जिन ऑफ एरर्स। पी की जगह आप एस डी भी ले सकते हैं। अब एस डी पॉपुलेशन का मालूम हो तो लोगे, नहीं तो क्या लोगे, है ना। अब अनलिमिटेड पॉपुलेशन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, है ना। तो हम जो प्रिडिक्टेड पॉपुलेशन है वो ले लेंगे, भाई हमने प्रिडिक्ट कर दी यार ये पॉपुलेशन होगी, उस हिसाब से कर लेंगे। या फिनाइट पॉपुलेशन होगी तो हम वो पॉपुलेशन साइज लेंगे, है ना। So in population size, ZG score, E margin of error,
एनपी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये सब थ्रू के थ्रू हम निकाल सकते हैं। और मेडिकल साइंस में ये करना ही पड़ता है कि आपको सैंपल साइज का फार्मूला लगाना पड़ता है पहले, है ना, कि जो आप सैंपल ले रहे हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं, है ना। तो उस कोई डेटा वेयर हाउसिंग या माइनिंग के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट सजेस्ट कर सकते हैं सर? काय के लिए? डेटा वेयर हाउसिंग या डेटा माइनिंग के लिए कोई प्रोजेक्ट सजेस्ट कर सकते हैं? डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउसिंग के लिए, चलिए मैं देखता हूँ उसके अंदर कौन सा पर्टिकुलर डेटा सेट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। या और लाइक काफी लोग जैसे हैं अधिकतर लोग पाइथन यूज कर रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, पाइथन यूज करें कि आर यूज करें? देखिए इसमें डेटा एनालिटिक्स की जब तक हम बात कर रहे हैं, हम्म, आर इज बेटर देन पाइथन, है ना। अपने कोर्स में तो दोनों है। इसके बाद यही जो सब है हम पाइथन पे भी देखेंगे, पर पाइथन पे आप आगे की प्रोसेस में जाते हैं। मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग हुआ, मशीन लर्निंग भी ठीक है, पाइथन पे कर सकते हैं, अच्छा होता सर तो मुझे एक प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग में भी करनी है, है। तो मैं पाइथन पे करूं कि मैं वेट करूं पाइथन अब पढ़ाने तक का, क्योंकि बाकी लोग तो अधिकतर लोग पाइथन में कर रहे हैं, हम्म, अधिकतर क्लासमेट्स सारे, अधिकतर क्या सारे पाइथन पे कर रहे हैं। तो मैं हाँ चाहूंगी शायद जो आर पे ट्राई करना चाहे, बट मेरा प्रॉब्लम ये रहेगा कि मैं अकेली रहूंगी तो मुझे नहीं पता कि कैसे आगे उसको किया जाए, क्योंकि पाइथन पे तो करेंगे ना अपन इसको आगे। या ये सब चीजें पाइथन पे होंगी, पाइथन के बेसिक्स कमांड। देखिए अब इसमें बेनिफिट ये होगा, पाइथन आपका बहुत जल्दी कवर होगा। उसका कारण ये है कि आपके कंसेप्ट यहाँ सब क्लियर हो गए आर के साथ। ईडीए क्या होता है, ईडीए कैसे किया जाता है, क्या इंटरप्रिटेशन होता है, वो तो सेम ही आना है। हम्म, जो भी रिजल्ट आएंगे इंटरप्रिटेशन आप उसी हिसाब से करोगे, वो कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। इन्फेंशन एनालिसिस आपका क्लियर हो गया, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग आपका क्लियर हो गया। मान लिया आगे जो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग है, जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस पे जाके खत्म हो जाता है अपना मशीन लर्निंग, हाँ ठीक है ना। इसके बाद सीधे प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, तो उसमें 5 एल्गोरिथम पढ़ना है हमें, है ना। 5 एल्गोरिथम, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसेंट ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ये जो, और टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस हम अलग से भी लेते हैं, कई बार सुपरवाइज लर्निंग में भी लेते हैं इसको। और फिर क्लस्टरिंग एंड सेगमेंटेशन, जो कि अनसुपरवाइज लर्निंग है। गॉट इट। हाँ तो मुझे 6, वो है ना, 6 एल्गोरिथम है। 6 एल्गोरिथम हम आर पे करेंगे, उसके इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आएंगे, उसके कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। जब जब हम हम पाइथन पे करेंगे तो हमें खाली कोडिंग चाहिए, राइट, अच्छा, या क्लियर हाँ ना। मुझे हाँ आपको इंटरप्रिटेशन थोड़ी समझाना है, मुझे आपको कंसेप्ट थोड़ी बताना है। दो चीजें होती हैं, एक तो कंसेप्ट बताना, हाँ फिर मॉडलिंग करना, फिर उसका इंटरप्रिटेशन। राइट, व्हाट इट, 3 चीजें या अपन करते हैं इसमें। तो आपको मुझे 2 चीजों की जरूरत ही नहीं बाद में एक्सप्लेन करने की, जो ज्यादा टाइम लेती है। एक तो कंसेप्ट ज्यादा टाइम लेता है, और एक आपको इंटरप्रिटेशन ज्यादा टाइम लेता है कि नहीं। यस सर, ये दोनों चीजों की आपको जरूरत नहीं है, आपको खाली कोडिंग बताऊंगा मैं, तो आप 2 मिनट में बस रन करना है, कोड लिखा और रन कर, हो गया पाइथन का। तो पाइथन में जो टाइम लगेगा स्टार्टिंग के चैप्टर में लगेगा, जहाँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ, बेसिक सिंटेक्स ऑफ पाइथन की हम बात करेंगे। जैसे आर के बेसिक सिंटेक्स सीखे ना अपन ने, सब जी सब, या डेटा टाइप। वैसे ही पाइथन में अलग अलग डेटा टाइप होते हैं। पाइथन का बेसिक के डेटा टाइप अलग होते हैं, पाइथन के लाइब्रेरी नंपाई का अलग डेटा टाइप है, पांडास के अलग डेटा टाइप्स है ना। तो ओके, वो सब चीजें जब आप समझ जाएंगे, उसको बेसिक कंसेप्ट समझ जाएंगे कि हम कैसे एक्सेस करेंगे किसी एलिमेंट को डेटा फ्रेम में से या किसी लिस्ट में से, जैसे अपन ने आर में सीखा, सेम सब चीजें आपको वहां पाइथन में करना ओके, है ना। तो पाइथन को कवर करने में टाइम नहीं लगेगा। आपको अभी मालूम है 3 महीने लग गए, या ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हमें, इतने में तो कोर्स कंप्लीट करना था हमें, ठीक है। पर ठीक है, आप लोग थोड़ा सा नॉन टेक्निकल के कारण मैं भी स्लो चल रहा हूँ। तो अब ये महीने और 1 आध महीना लगेगा, हमारा प्रेडिक्टिव एनालिसिस खत्म हो जाएगा, आर पे हो जाएगा। इसके बाद पाइथन चालू हो जाएगा। पाइथन जो है वो 1 महीने में फिनिश हो जाएगा, और 1 या इसमें 1.5 महीने में। मॉड्यूल्स आप जो पाइथन में सिखाएंगे वो कौन कौन से मॉड्यूल्स रहेंगे प्रेडिक्टिव एनालिसिस में, पाइथन में?
हाँ, पाइथन में जो देखिए ये मॉड्यूल्स तो ये पूरे ही रहेंगे। आपको जैसे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में किया वहां भी करना है ईडीए वगैरह, हम्म, आपको इन्फ्रेंशियल वहां भी करना यस सर। है ना। फिर आपको प्रेडिक्टिव जो आर में करेंगे, सेम मॉड्यूल अपन पाइथन में सीखेंगे। ओके आपके सर, कोर्स में क्या क्या कर रहे हैं लोग? अभी तो फिलहाल मशीन लर्निंग हम लोग ने शुरू किया है, सुपरवाइज लर्निंग वगैरह। हम्म। तो पाइथन हम लोग को नहीं बता रहे हैं, वो तो पूरा थ्योरेटिकल जाते हैं ना पूरे। अच्छा अच्छा। तो तो आपका उन्हीं, क्या ये कॉलेज से हो रहा है, कहाँ से हो रहा हाँ मैं कॉलेज से कर रही है? अच्छा, कौन से? हूँ, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया। अच्छा, वहां से कर रहे हैं। तो अभी तो कंसेप्ट बता रहे होंगे ये लोग। अभी तो बस आई मीन शुरू भी नहीं हुआ है क्लासेस, लाइक लास्ट वीक पहला क्लास हुआ है, नहीं, 2 क्लास। पाइथन पे तो जाना ही पड़ेगा आपको। पाइथन पे तो करना ही पड़ता है। आर क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स जो अपन ने किया ना इन्फ्रेंशियल तक, यस सर। आर इज द बेस्ट देन पाइथन। मशीन लर्निंग में भी जो अपन जो एल्गोरिथम करेंगे आगे की, वहां भी आर ठीक है, ठीक है। हम्म, जब डीप लर्निंग की बात आती है, न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं हम, एनएलपी की बात करते हैं, ये भी होता है आर पे, पर बेटर होता है हम पाइथन पे करें। पाइथन में उसकी लाइब्रेरीज अच्छी हैं, पैकेजेस अच्छे हैं। पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरा? यस सर। तो ये पूरी चीजें पैकेज पे डिपेंड करती हैं। हो सकता है किसी चीज का पैकेज आर में बहुत अच्छा हो, अच्छे रिजल्ट्स देता हो। सर क्लियर? तो हमें पता नहीं चलेगा ना, आई मीन लाइक एज अ बिगिनर हमें तो नहीं पता कि हाँ, कौन इसमें तो रहेगा। इसलिए मैं टूल सेंट्रिक ना करके मैं हम्म, हम्म, मल्टीपल टूल के बारे में बात करता हूँ। कि कभी भी टूल सेंट्रिक मत होगी, मैंने आर पकड़ लिया तो आर, पाइथन पकड़ लिया तो पाइथन, आर आता ही नहीं। या जब आप इसका जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे, आप जेडीज देखेंगे लिंक्डइन पे कहीं भी जाके, डेटा एनालिटिक्स का या बीआई एनालिटिक्स का, तो वहां आर तो कंपलसरी होगी, आर ऑब्लिक पाइथन, टैब्ल्यू, पावर बीआई, ऐसा लिखा होगा। और माई सिक्वल, डेटाबेस मैनेजमेंट। ये 5 स्किल सेट वो मांगेंगे आपसे। अब आपने पाइथन की आर नहीं किया तो आप फेल हो गए, एलिजिबल नहीं है। इसलिए टूल सेंट्रिक नहीं होना है। आपने टेबलू सीख लिया, पावर बीआई नहीं सीखा, तो भी आप लटक गए, या है ना। माई सिक्वल डेटाबेस होना जरूरी है हमारे पास, मोंगोडीबी भले ही ना हो। सर मैं भूल के बताना, जैसे मेरे क्लासेस रहेंगे अगले, लाइक अभी आपका जो थर्सडे ट्यूसडे सुबह रहेगा राइट, नहीं हाँ, वेनसडे। तो मैं उस वक्त कॉलेज में रहूंगी, तो टाइमिंग्स मेरे दिक्कत हो रहा है लाइक 2 दिन के लिए। तो संडे तो ये मेरा अभी संडे चल रहा है, तो मैं तो अभी अटेंड कर लूंगी, लेकिन कल से फिर क्लासेस शुरू तो हो आप जाएंगी। लोग डिसाइड कर लो ना टाइमिंग का, जो नाइट का रखा था वो रखना है क्या? फर्नीचर को नहीं हो रहा फर्नीचर है? नहीं, उसको रात में नहीं संभल अच्छा, रहा। फनेंद्र के साथ दिक्कत हो रहा है। फर्नीचर का वर्क रहता है शायद, हाँ सही है। तो सबके हैं, बट आई थिंक ही इज नॉट, ही प्रेफर्स मॉर्निंग टाइम आई थिंक। हम्म। मेरे लिए भी ये टाइम सही है, बट दूसरे दिन शायद बेहतर रहेगा। मैं अभी बताती हूँ, फिर से मैं ग्रुप में डालती हूँ। आप या तो वो जो वर्किंग डेज है, आपका डेली चलेगा क्लास का 6 डेज? नहीं 6 days नहीं है, तो 3 दिन है, सिर्फ 3 दिन तो। तो आप देख लें, उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे अपन। हाँ, तो ये ऑल्टरनेट वीक्स, ऑल्टरनेट डेज चलेगा मुझे। जैसे आज का ये वाला सेशन ठीक है, हम्म। इंस्टेड वेनसडे एंड फ्राइडे चल रहा है राइट, वेनसडे एंड हम्म। फ्राइडे। तो नहीं, मंडे, हाँ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अपना, हाँ। मंडे का ठीक है, क्योंकि मेरा हाँ। संडे है तो चलेगा। हम्म। वेडनेसडे और फ्राइडे के बदले हम उसको ट्यूसडे या थर्सडे कर सकते हैं क्या? कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो दूसरा बेच है मैं उसको स्विच कर दूंगा, ठीक है, मैं शिफ्ट कर दूंगा, दूसरे को पूछती हूँ, इफ दे आर है ना। फाइन ट्यूसडे हाँ, थर्सडे। तो आप पूछ रहे हैं, अपन कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, तो बेफिक्र रहे, अपन पाइथन भी कवर करेंगे, है ना। यस सर। और वहां सीधे उन्होंने ये चालू कर दिया, मॉडलिंग, मशीन लर्निंग। हाँ, वो पहला सेम हो गया ना, तो ये दूसरे सेम में। पहले से हमने बताया था ये सब ईडीए वगैरह इन्होंने। नहीं, वो तो लाइक हम लोग चॉइस, ये हमारी चॉइस रहती है, ऐसे इन लोग हम्म। नहीं चलाते। सो विच हम्म। सब
वांट टू पिक तो हम पिक कर लेते हैं। तो मैंने अभी मशीन लर्निंग लिया, नेक्स्ट सेम में मशीन विजन लेने का सोच रही हूँ। एक्चुअली अच्छा। दोनों लिया, फिर मैंने ड्रॉप कर लिया। मैं बोली टाइमिंग्स नहीं हो रहा है क्योंकि हर दिन हम्म। रहा है और मेरे यहाँ पे भी तो क्लासेस चल रहे हैं, बहुत तो ज्यादा ये होता है। बिना ईडीए के आप मशीन लर्निंग कैसे करेंगे? तभी तो आपसे सीख रही हूँ। नहीं अभी मतलब वहां पे आप लोगों के जो कॉलेजों में चलता है, कुछ भी सिलेबस दे देते हैं। अपग्रेड में भी इतना बेकार सिलेबस था, मुझे सुधरवाना पड़ा पूरा बाद में। क्या अब वो मेरे सिलेबस पे आए, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स है, आईआईटीबी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने सिलेबस बनाया था वहां का। अच्छा। और उसमें डेटा एनालिटिक्स में उन्होंने ट्री मॉडल्स नहीं रखे थे, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट गायब था, टाइम सीरीज एनालिसिस गायब था, हाँ। और वो उसको डाल दिया था उन्होंने एनएलपी में और किसमें, डीप लर्निंग में, हाँ, जबकि वो उसके टॉपिक ही नहीं है। ये सारे कोर्सेस हैं आगे, एनएलपी, डीप लर्निंग हाँ, वगैरह है। मतलब जो जिस कोर्स में होना चाहिए, जब वो स्पेशलाइजेशन आदमी ले रहा है, जब डेटा एनालिटिक्स ले रहा है, तो डेटा एनालिटिक्स के एल्गोरिथम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए उसमें, बिल्कुल आना चाहिए। और वो उसमें है ही नहीं। और जब मैं, हमारा एक सेशन होता है मेंटर का, मेंटर्स की तरफ से भी होता है, एक्सपर्ट की, तो मैं दोनों हूँ। तो मैं ग्रुप में एक्सपर्ट रहता है और 1-to-1 में मेंटर होता है। मैंने दोनों जगह पे, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है हम लोगों की, पूरा रिकॉर्डेड रहता है उनके पास, तो मैंने उसके अंदर सीधे क्लियर करा कि ये सिलेबस गलत है, सीधे क्लेम किया। मैं नहीं डरा कि मेरे को कल को निकाल देंगे। क्या निकाल दो, गलत है तो गलत है यार, मैं तो 12 साल से पढ़ा रहा हूँ सेम चीज, तो मुझे तो मालूम है ना, मैं तो इसके कॉर्नर कॉर्नर से वाकिफ हूँ, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मैं तो कहीं, अब प्रेस्टीज वालों ने बुलाया मुझे इंदौर में, प्रेस्टीज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, उनको सिलेबस अपना डिसाइड करवाना है। मेरे को उन्होंने कॉल किया, सर ये सिलेबस बनाना है, इसका करिकुलम बनाना है, क्या करें, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं क्या। तो मैं तो इसके कॉर्नर, तो क्या सिलेबस होना चाहिए मुझे मालूम है। जब मैंने किया तो फिर उन लोगों ने वीडियो देखा, फिर उनका मेल आया मेरे पास मैनेजमेंट का कि आप सिलेबस बना के भेजिए। फिर मैंने सिलेबस भेजा, अब उन्होंने वो सिलेबस लागू किया। आप सोचिए आईआईटीबी के प्रोफेसर डेटा साइंस के, क्या सिलेबस बना रहे हैं वो। यहाँ जो सिलेबस बनाने का काम दिया जिस ग्रुप को प्रेस्टीज कॉलेज में, उनको पाइथन का पी नहीं मालूम। मेरा बेटा कर रहा है आईटी वैष्णव इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से, वहां जो पाइथन पढ़ाने आता है, आज उसके 5 से 7 सेशन हो चुके हैं, उसने अभी तक ये नहीं बताया है कि पाइथन इंस्टॉल कैसे होगा, अभी तक वहां भी नहीं पहुंचा वो। ऐसे भी आपके रहते तो उसको नहीं मैं बता रहा हूँ, वो बेटा मुझे बताया कि अब ये क्या करूं पापा, मैं इस आदमी का क्या क्या फालतू की चीजें बता रहा है, कैसे इंस्टॉल होगा, क्या डेटा टाइप होंगे, वहां भी 5 लेक्चर में नहीं आ पाया। बस वो उसके पोर्टल वेबसाइट पे ले जाता है, पाइथन की ये है, ये है, क्या डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, पता ही नहीं। तो ये तो कंडीशन है कॉलेज में। या बाकी सारे क्लासमेट्स में बाकी काफी लोग अलग अलग जगह से सीख रहे हैं पाइथन। पता नहीं फिर उन लोग को कैसे, क्या सीख रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं। नहीं अपन करेंगे काफी, अभी आएगा मशीन लर्निंग का पार्ट आएगा, बड़ा कंसेप्चुअल कंसेप्ट भी क्लियर होंगे आपके, लीनियर रिग्रेशन कैसे होती है, क्या उसके पीछे के कंसेप्ट हैं, है ना। यस सर। आप चाहें तो सिंपल मेरा एक कुछ वीडियोस हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन पे, कंसेप्चुअल वीडियो भी है, आर से भी और पाइथन से भी सेम। ओके, तो आप चाहें तो मैं लिंक उसके आपको दे दूंगा। यस सर, दे दीजिए, मैं साइड बाय मैं साइड अभी शेयर कर देता हूँ उसके लिंक, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। व्हाट्सएप में भेज देंगे प्लीज। हाँ व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ मैं, है ना पूरा, ठीक है। चलो तो आप वो तीनों वीडियो देखिएगा, पहले कंसेप्चुअल देखिएगा कि कंसेप्ट सिंपल लीनियर रिग्रेशन पे, मल्टीपल पे नहीं है वो, और सिंपल लीनियर रिग्रेशन पे पहले कंसेप्ट है, फिर उसी सिंपल लीनियर रिग्रेशन को एक डेटा सेट के साथ प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व किया, मॉडल कैसे बनाया आर के थ्रू, फिर तीसरा वीडियो है पाइथन के थ्रू, सेम चीज। तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा पाइथन और आर में। ओके, और मुझे थोड़ा टेंशन मुझे प्रोजेक्ट के लिए भी हो रहा है क्योंकि 2 प्रोजेक्ट्स
3 प्रोजेक्ट्स करने हैं मुझे टुगेदर इस सेमेस्टर में, हम्म, और प्रेजेंटेशन भी है, तो ज्यादा मार्क्स वहाँ पे जाएंगे। तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, है ना। अभी तो टाइम लगेगा ना प्रोजेक्ट के लिए। हाँ, नवंबर लास्ट में है देना, तो हाँ तो फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑब्जेक्टिव ऐसे 1-2 हफ्ते में बताना है उनको, सब्जेक्ट पर्पस ऑब्जेक्टिव सबमिट करना है। अच्छा अच्छा, तो आप पहले देख लो, नेट पे सर्च कर लो, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा उसमें क्या ऑब्जेक्टिव क्या लेना है ना। ठीक है सर। ठीक है। कोई और साइट है जहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ? केगल है एक, तो अच्छा, एक गिटहब है गिटहब, ओके। है ना। इन दोनों पे आप देखें, जिस नाम से भी आपको करना है, लीनियर रिग्रेशन के प्रोजेक्ट्स करना है या कोई पर्टिकुलर सेल्स लाइन के, मार्केटिंग इन मशीन लर्निंग, मार्केटिंग डेटा सेट्स इन मशीन लर्निंग, इस तरीके से आप सर्च करेंगे, मिल जाएंगे वहाँ पे काफी, ओके सर, मैं है ना, काफी कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके। ठीक है, तो देखेंगे अपन इसको करते हैं। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके।